हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 60 प्लस बहुत ही शानदार प्रश्न। ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, ये है 42 रहने वाला है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। अगर इससे पहले की 40 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को 2 ही दिन रह गए हैं और दोस्तों अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, अपने ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करिए और अपने माइंड को फ्रेश रखिए। तो इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे 60 प्लस क्वेश्चन साइंस, जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चन, एचपी जीके के 20, इंडियन जीके के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर इसमें आपने 45 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी जो दोस्तों सिलेक्शन है उसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, साइंस सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो आपको बताना है त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, तो त्वचा की ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। एपिडर्मिस कहा जाता है दोस्तों, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन B2 का अन्य नाम ऑप्शन है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या फिर डेक्सट्रोज। तो दोस्तों, जो विटामिन B2 है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और दोस्तों, थायमीन जो है ये B1 का है और राइबोफ्लेविन जो है दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएं ये किसका है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो दोस्तों, कैमरे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, फैराडे का जो नियम है ये संबंधित है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना इसका उदाहरण है। ऑप्शन है परावर्तन का, व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का या फिर अपवर्तन का। तो दोस्तों, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो है ये उदाहरण है व्यतिकरण का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में किस तरह के लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अर्धचालक लेज़र, एक्समेर लेज़र, डाई लेज़र या फिर गैस लेज़र। दोस्तों, जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें जो लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है अर्धचालक लेज़र। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अर्धचालक लेज़र। अगला प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं लेज़र प्रिंटर में अर्धचालक लेज़र डायोड का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटिंग की जो खोज हुई थी, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब बादल छाए होते हैं तो वो रात उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, जबकि जो रात होती है जब मौसम बिल्कुल साफ़ होता है तो रात अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन है चालन, द्रवण, विकिरण या फिर सूर्यताप। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इसका कारण है विकिरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। दोस्तों, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आयतन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन है सेलुलॉइड, रबड़, एस्टोबेसस या फिर अभ्रक। दोस्तों इनमें से आपने बताना है कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। रबड़ जो है वो विद्युत का दोस्तों कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रबड़। और दोस्तों ये तो परीक्षा अभी तक तो दोस्तों आपने इसकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर ही लिया होगा, अब तो कम समय रह गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जानी 50 यूज़ कर लेना और 2-4 जितने मौके आपसे लग सकते हैं अभी वो लगा लेना। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट को इससे हेल्प मिली है और आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर लेना जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करके बताएं कि अब आपको एक तो जो लास्ट दिन बचा है इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, आंत या फिर त्वचा। तो ग्लाइकोजन जो है वो पाया जाता है यकृत में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो भ्रूण होता है वो अनुपस्थित होता है शैवालों में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शैवालों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनानकी या फिर वायरस विज्ञान। तो दोस्तों जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है जनानकी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, कॉर्नबर्ग ने या फिर नीरेनबर्ग ने। परखनली में जो डीएनए का संश्लेषण किया था ये किया था कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? ऑप्शन है नील हरी शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या फिर यूरिया। तो दोस्तों एजोला जो है वो एक अच्छा उर्वरक है जब इसको नील हरित शैवाल के साथ मिलाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका या फिर पुष्प समूह। बंद गोभी का जो खाद्य अंश होता है वो होता है कायिक कलिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है? ऑप्शन है पक्सिनिया, एल्बुगो, कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आलू को जो पछेता अंगमारी रोग होता है ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब एचपीजी के शुरू हुआ है दोस्तों। प्रश्न है, निकोलस रोरिक का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? तो आपने बताना है। दोस्तों जो निकोलस रोरिक थे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पूर्व सोवियत संघ में यानी कि रूस में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो
जाएगा पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। दोस्तों बिलासपुर जिले में बोली जाती है कहलूरी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बघाती बोली जाती है दोस्तों सोलन में। अगला प्रश्न है प्रदेश का आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों प्रदेश का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो है इन ऑप्शन में से जोगिंद्रनगर सही हो जाएगा। और दोस्तों कांगड़ा के दोस्तों पपरोला में भी है आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला प्रश्न है चंबा में प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था। 1810, 1821, 1863 या फिर 1895। तो दोस्तों चंबा में जो प्राथमिक विद्यालय खोला गया था ये खोला गया था 1863 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी में दोस्तों जो डाकघर था चंबा में वो भी खोला गया था। अगला प्रश्न है पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी। तो जो पहाड़ी भाषा है उसको लिखा जाता था दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा टांकरी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्पीति घाटी, बहल घाटी, चंबा घाटी या फिर सांगला घाटी। तो दोस्तों स्पीति घाटी में पाए जाते हैं अल्पाइन प्रकार के वृक्ष। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्पीति घाटी। अगला प्रश्न है कुंजुम दर्रा किस घाटी में अवस्थित है। ऑप्शन है कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी या फिर कांगड़ा घाटी। दोस्तों कुंजुम दर्रा जो है यह है स्पीति घाटी में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। स्पीति घाटी में है कुंजुम दर्रा। अगला प्रश्न है किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर हिमालय प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। सॉरी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा। तो किन्नर कैलाश पड़ता है दोस्तों आपके ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। किन्नौर में पड़ता है किन्नर कैलाश। और दोस्तों इसको रलदांग के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी हाइट जो है मेरे आईडी से दोस्तों शायद 6500 मीटर है। एक बार आप कंफर्म अवश्य कर लेना। और सबसे हाईएस्ट जो पीक है दोस्तों वो भी किन्नौर में है सिल्ला, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। यह जांस्कर पर्वत श्रेणी में पड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर किन्नौर जिला में स्थित नहीं है। ऑप्शन है सिरकी, शिल्ला, लियोपार्जिल या फिर श्रृंगला। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों जो किन्नौर जिले में नहीं है वो है श्रृंगला। श्रृंगला जो है यह लाहौल स्पीति जिले में है और जिसकी दोस्तों हाइट जो है वो 4999 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजा के शासनकाल में कुल्लू का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन है राजवीर सिंह, महिपाल सिंह, सिकंदरपाल या फिर जगत सिंह। तो दोस्तों कुल्लू का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था जब जो वहाँ का राजा था वो था जगत सिंह। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जगत सिंह। और दोस्तों जगत सिंह जो था इसी ने ही दोस्तों जो कुल्लू का दशहरा था वो शुरू करवाया था। और दोस्तों जो अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाए थे वो भी यही लाए थे। इन्होंने ही दामोदर दास को कहा था। ये ब्राह्मण हत्या के पाप से बचना चाहते थे और औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ये औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध रहा है। ऑप्शन है पठानिया, कटोच, ठाकुर या फिर गुलेरिया। दोस्तों जो कांगड़ा रियासत थी उसका संबंध कटोच वंश से रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में कौन सा बिलासपुर का शासक नहीं रहा। ऑप्शन है राजेंद्र प्रकाश, अमरचंद, नंदचंद, खड़गचंद। दोस्तों इनमें से जो बिलासपुर का शासक नहीं रहा वो था राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह सिरमौर रियासत का शासक था। अगला प्रश्न है अंतिम शासक था सिरमौर का। बाकी दोस्तों जो खड़गचंद है ये बिलासपुर का था। अनंतचंद बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक था। और दोस्तों खड़गचंद जो था इसके शासनकाल को बिलासपुर रियासत के शासनकाल में काला युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था। तो दोस्तों कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। संचार चंद के विरुद्ध जो बिलासपुर के राजा थे महान चंद, आपने याद रखना है महान चंद ने गोरखों को बुलाया था। जो गोरखा कमांडर थे
अमर सिंह थापा उनको बुलाया गया था। और संसार चंद ने दोस्तों पंडी के राजा जो ईश्वरी सेन हैं इनको 12 वर्षों तक कैद करके नदौन में रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश का नाम सुकेत के इतिहास से संबंध रहा है? ऑप्शन है कटोच, सेन, राणा या फिर सिसोदिया। तो सुकेत रियासत से संबंध रहा है सेन वंश का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सुकेत रियासत थी इसकी स्थापना करी गई थी वीरसेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईरान के सम्राट नादिर शाह बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? तो दोस्तों ईरान के सम्राट थे जो नादिर शाह, उन्होंने बिलासपुर के जो राजा थे देवी चंद उनके समकालीन थे, इन्हीं को बंदी बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देवी चंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुज्जुराना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सरहान रामपुर, सुल्तानपुर कुल्लू, डलहौजी चंबा या फिर करसोग मंडी। तो जुज्जुराना प्रजनन केंद्र जो है वो है सरहान रामपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरहान रामपुर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी है? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य प्राणी है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिम तेंदुआ। इससे पहले दोस्तों स्तरूरी मृग जो है ये हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सुकेत, सिरमौर, शिमला या फिर नगर। तो सुकेती जो फॉसिल पार्क है ये स्थित है दोस्तों सिरमौर में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सिरमौर। और दोस्तों ये जो सुकेती फॉसिल पार्क है यह मार्कंडिया रिवर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बांदली अभयारण्य किस स्थान पर है? तो बांदली और नारगू जो वन्य अभयारण्य है ये है दोस्तों मंडी ज़िले में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और एक अन्य है शिकारी देवी जो है वो भी मंडी ज़िले में आता है। अगला प्रश्न है, चिरचिंड किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है रावी, सतलुज, ब्यास या फिर यमुना। तो दोस्तों चिरचिंड जो है इन ऑप्शन में से रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रावी। चिरचिंड रावी की सहायक नदी है। दोस्तों अब इंडियन जीके शुरू हुआ है। प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? तो दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी ये बना था आधार भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों वो भारत के वाइसराय थे। अगला प्रश्न है, 19वीं यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो जो 19वीं दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट थी उसके जो प्रणेता थे वो एक शिक्षक थे और जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा? ऑप्शन कैनिंग, ग्लैडस्टोन, पाल्मस्टोन या फिर डिज़रायली। दोस्तों ब्रिटेन के जो राजनेता थे डिज़रायली, उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डिज़रायली। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगला प्रश्न है, वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन डब्ल्यू वेडरबर्न, सर सैयद अहमद खान, डी डब्ल्यू बैथुन या फिर लॉर्ड डफरेन। तो ये कहा गया था कि कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है। तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ या फिर पोरबंदर। तो ये किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, दिल्ली। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया था? ऑप्शन सतारा, नागपुर, झांसी या फिर मैसूर। तो दोस्तों सतारा, नागपुर और झांसी को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था लेकिन मैसूर को नहीं किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सतारा को किया था 1848 ईस्वी में। डलहौजी के द्वारा जारी किया गया था ये व्यपगत का सिद्धांत या फिर लैप्स की नीति।
अगला प्रश्न है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का जो बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों जो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है ये है ऑप्शन कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इस स्टेडियम का अब नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कनौज का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी में, वो था चंदावर का युद्ध। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था गौरी ने। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों भारत में लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोच्चि को या फिर सूरत को। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, कोच्चि। कोच्चि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी जो है ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और दोस्तों नंगा पर्वत जो है यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है दोस्तों नेपाल और भारत में, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वैसे भारत में पड़ती है कंचनजंगा चोटी, ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ अंश इसका नेपाल में है लेकिन भारत इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा जो है भारत में आता है। कंचनजंगा यह भारत के सिक्किम राज्य में है और इसे क्वीन ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? जो भारत में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये हुए थे दोस्तों वर्ष 2010 में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 2010। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अधिवेशन में दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र। तो दोस्तों जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये लिए गए हैं सोवियत संघ से, वर्तमान रूस से। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए थे। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उपग्रह। और दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल। तो जो फूलों की घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और शांत घाटी जो है दोस्तों ये पाई जाती है केरल में। अगला प्रश्न है सीन नदी इनमें से कहाँ पर बहती है? तो दोस्तों जो सीन नदी है ये बहती है दोस्तों जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके पास जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। तो दोस्तों
कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।